Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that कि we have started our journey कि what is the new economic policy which is adopted in our Indian economy due to various crises and problem faced in our Indian economy during the 1991. तो इस दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक ऐसी पॉलिसी आए जो हमारे बहुत सारे वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सके, यानी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिले टू ग्रो एंड डेवलप आवर इकोनॉमी। और ये हुआ जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे इंडियन इकोनॉमी में एग्जीक्यूट की गई, तो इसने हमारे इकोनॉमी को 3 मंत्रास दिया, जिसका पहला मंत्र था लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने डिफरेंट फीचर्स हमने क्या पास किए, यानी किस तरह से हमने बदलाव और रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया, वो हमने डिस्कस कर लिया। देन फर्स्ट पिलर ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम इन शॉर्ट नीप भी कहते हैं, नीप पॉलिसी, वो भी हमने डिस्कस किया कि लिबरलाइजेशन के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन से मेजर्स लिए गए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, और इस प्राइवेटाइजेशन के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन से मेजर्स लिए गए इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ ये जब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन, तो नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि यहाँ पे हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी यहाँ एक ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही। लेकिन ये जो है वो एक हम नैरो सेंस में इस मीनिंग को ले रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो मोस्टली जब हम प्राइवेटाइजेशन देखते हैं तो मोस्टली यहाँ पे क्या रहता है, आपकी ज़रूरी नहीं है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है ओनरशिप जो हो वो पब्लिक सेक्टर के पास ही हो, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट और कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया हो। तो जब इस तरह का हमें प्राइवेट सेक्टर्स को जब हम अपने पब्लिक सेक्टर के साथ इन्वॉल्व करते हैं इन वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इन वेरियस वर्किंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ नोन एज प्राइवेटाइजेशन। यानी यहाँ पे क्या होता है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है एंड द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट पे फुल कंट्रोल है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत सुपीरियर एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, और प्लस आउटपुट हमें ज़्यादा मिलती है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो रहती है, जो सिक यूनिट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि लॉसेस हो रहा है, उन सिक यूनिट्स को भी हम प्रॉफिटेबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो हमारे इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ने सेकंड पिलर को जनरेट किया, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। तो जनरली ये चैप्टर जो है दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप 11th स्टैंडर्ड पे स्टडी करते हो, और यहाँ पे आपको ये शॉर्ट नोट आता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन ड्यूरिंग 1991। तो चलो आज यही हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इन शॉर्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। जब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, या प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू एक प्रोसेस है, रेफर्स टू अ प्रोसेस विच रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का रोल रिड्यूस हो जाता है, विच रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में मोस्टली पब्लिक सेक्टर ने बहुत एरियाज़ को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व किया है। जो मैंने कहा था ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इससे आउटकम ज़्यादा आता है।
आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहता है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है और न्यू टेक्नोलॉजी जो है, न्यू रिसोर्सेज जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट होते हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल हमारे उस सेक्टर में वी विल सी दैट जो हमारा ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारे लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करता है। तो हुआ ना हमारे लिए बहुत अच्छा। तो प्राइवेटाइजेशन क्या करता है बच्चों? इट इज़ अ प्रोसेस विच रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, बी पार्ट क्या करते हैं? मीनिंग हम लिखते हैं। हम जनरल सेंस में जब हम बोलते हैं तो जनरल सेंस में प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जनरली हम ये सोचते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, अगर हम वाइडर सेंस में देखें तो यहाँ पे क्या होता है? ओनरशिप रिमेन इन द हैंड्स ऑफ public sector only, but there will be involvement of private sector in the administration, then in controlling, in supervision, in management, यानी उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आउटकम रिजल्ट हमें बेटर मिलता है। बस वही तो हम चाहते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, गोल अचीव होते हैं। तो इस तरह से जब बेनिफिट्स मिलते हैं तो मोस्टली आपके प्राइवेटाइजेशन को बहुत से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में एक्सेप्ट किया गया है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट है सी पार्ट, दैट इज मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए हमने कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स लिए, कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ ने लिए। तो फर्स्ट हमें दिखता है डिसइन्वेस्टमेंट। पहला तब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे क्या करते हैं पब्लिक सेक्टर्स जो हैं, दे विल ट्राई टू सेल द यूनिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। यहाँ पे वो पब्लिक सेक्टर जो है, इट इज़ अ एक्ट ऑफ सेलिंग द शेयर्स ऑफ सिक यूनिट्स। जो पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है, ऐसे यूनिट्स के शेयर्स को हमारे जो गवर्नमेंट यूनिट्स हैं दे विल ट्राई टू सेल इन द मार्केट, और जिसकी वजह से फिर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। यानी पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट आ गई। यानी नाउ दे विल ट्राई टू मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, दे विल ट्राई टू कंट्रोल द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं। तो इस तरह से सिक यूनिट्स के शेयर को वो क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का। तो डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर। सिक पब्लिक सेक्टर किसको कहा जाता है? जो लॉसेस सफ़र कर रहा हो, यानी दैट प्रोडक्टिव यूनिट इज़ अनेबल टू अर्न अ प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है तो उसे हम सिक यूनिट बोलते हैं। तो सिक यूनिट हमें जनरली 1 ईयर के बाद हम जज नहीं करते। व्हेन कंटिन्यूसली फॉर द 3 ईयर्स, कंटिन्यूसली यानी 2-3 साल तक कंटिन्यूसली वो बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, तो दैट यूनिट जो है उन्हें हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? सिक यूनिट। फिर ऐसे केसेस में पब्लिक जो यूनिट्स हैं उनके शेयर्स को हम सेल कर देते हैं, और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी दे विल ट्राई टू इंटरफियर इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैनेजमेंट में उनका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सुपरविजन एंड डायरेक्शन में उनका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऑल दीज चेंजेस, जब ये चेंजेस हम लाते हैं तो इसमें क्या होता है? सिक यूनिट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिटेबल यूनिट्स। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? डिसइन्वेस्टमेंट। यानी इट मीन्स द एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें एग्जांपल्स दिए हैं मारुति, इनके शेयर्स को सेल किया गया, या ITDC होटल्स, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन,
इसके भी स्पेशली डिसइन्वेस्टमेंट में इनको जो है वो यूज़ किया गया। या थर्ड है IPCL यानी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या डिसइन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो सब एग्जाम्पल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 2-3 लर्न कर लिया, मोर देन इनफ। देखो मारुति तो सबको याद पड़ता है, या ITDC, ये काफ़ी बच्चों को जो रहता है वो याद रहता है। दिस इज़ आल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, या हम IPCL कहते हैं, दैट इज़ इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या हम कहते हैं VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। These are the best example of privatization through disinvestment. ओके जहाँ पे हमने सिक्की यूनिट्स के सेल शेयर्स को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी हो गई ना हमारी ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफ़र इन द फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, यानी हमने प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ इन्वॉल्व कर दिया ताकि हमारे जो लॉसेस हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है हमारे देश को ग्रो करना, हमें अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, उनकी नेशनल इनकम और GDP को बढ़ाना है, ना कि घटाना। तो इसके लिए ये सब चीज़ें करना 1991 में इट वाज वेरी इसेंशियल। इसके लिए लिबरलाइजेशन के साथ साथ सेकंड जो उन्होंने चेंजेस लाया, रिफॉर्म लाया, जो हमारा सेकंड मंत्रा था प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन में फर्स्ट जो हमारा बेस्ट वेपन हमने यूज़ किया दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या था डिसइन्वेस्टमेंट? इट इज़ द एक्ट ऑफ सेलिंग द शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने किया मारुति, देन ITDC यानी इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशंस की होटल्स, या IPCL या VSNL। शॉर्ट फॉर्म में याद करो, फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके खाली आप फुल फॉर्म हमने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, नहीं तो जनरली हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म ही याद रहते हैं। ओके बच्चों, अच्छा ये था फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट मेजर। अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा दूसरा स्टेप, हमारा दूसरा कदम, वो हमने क्या लिया, सेकंड था डी रिजर्वेशन पॉलिसी। अब जो डी रिजर्वेशन पॉलिसी है इसकी बिगनिंग हुई जब 1956 में कंपनीज एक्ट हमने बनाया। यू नो दैट कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में 1956 में हमारे इंडियन इकोनॉमी ने इंडस्ट्रियल एक्ट बनाया था, यानी कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। जब ये एक्ट बनाया गया तो एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया, स्पेशली 17 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया। जब 1956 में हमारा इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट बना, एट दैट टाइम हमने क्या किया, 17 इंडस्ट्रीज़ को हमने किसके लिए रिजर्व करके रखा, स्पेशली फॉर पब्लिक सेक्टर, कि इन सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का काम कंप्लीटली किसके ऊपर होगा, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हेल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वही करेगा। अच्छा, जब 1991 में ये बदलाव किया गया तो वो बदलाव में हमने क्या किया, 17 इंडस्ट्री जो रिजर्व थी फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, उसको रिड्यूस करके हमने कितने तक लेके आए, 8 इंडस्ट्री, यानी 8 इंडस्ट्रीज़ को हमने रिजर्व किया, बाकी सबको डी रिजर्व यानी हमने उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि उस सेक्टर्स को अभी हम लोग किसको हैंड ओवर कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को, यानी अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, या हो सकता है पार्टनरशिप हो जाए, प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, थ्रू मैनेजमेंट वो इन्वॉल्व हो सकता है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो सकता है, थ्रू कंट्रोलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हमने बदलाव लाया। पहले कितनी इंडस्ट्रीज थी 1956 में, जो कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया बच्चों, 17 इंडस्ट्री स्पेशली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बराबर। अब जब हम 91 में आए तो हमने अपने लिए कितनी इंडस्ट्री रखी, 8 इंडस्ट्री, 8 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व किया,
और बाकी इंडस्ट्रीज़ को डी रिजर्व कर दिया, यानी हमने प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दिया कि दे कैन गेट इन्वॉल्व इजीली इन द प्रोडक्शन यूनिट्स। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो हमने डिस्कस किया कितने यूनिट हैं इन 2014 के बाद। एट प्रेजेंट आल्सो देयर आर ओनली 2 सेक्टर विच इज़ रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और वो कौन से हैं? नंबर 1 रेलवेज, सेकेंड 1 एटॉमिक एनर्जी। ये 2 सेक्टर हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं। बाकी जितने भी थे वो हमने क्या कर दिए? डी रिजर्वेशन, यानी वो जो सेक्टर्स थे उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिया या हमने उनमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को मौका मिला, उनके रोल को हमने एक्सपांड किया। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, इससे टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है। और सम टाइम तो ऐसे प्राइवेटाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपांशन का हमें मौके मिलते हैं। कभी मर्जर्स होते हैं, कभी एक्विजिशंस होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं, मर्जर्स जो हैं, एक्विजिशंस जो हैं, थ्रू इस प्राइवेटाइजेशन स्टेप्स में फॉलो किए जाते हैं। ओके बच्चों, देन थर्ड है, उन्होंने स्टेप लिया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बनाया हमने बच्चों? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बिफर। हमने 1991 में एक बोर्ड बनाया जिसमें इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। किसको रिकंस्ट्रक्शन में लाया जाएगा? वो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो सिक यूनिट्स हैं, जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही हैं। ऐसे जितने भी यूनिट्स हैं, देयर प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस्ड अंडर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, कि उसमें बदलाव कैसे लाया जाए, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कुछ कमियाँ हैं, वीकनेसेस हैं, उनको हमें इम्प्रूव करना है। तो सिक यूनिट्स है तो दे विल ट्राई टू एनालाइज इट, दे विल ट्राई टू फाइंड इट। वो डायग्नोज करते हैं, सर्वे करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, क्या मैनेजमेंट का इशू है, क्या कैपिटल का इशू है, क्या मार्केटिंग का इशू है, या प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का इशू है, यानी दे विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो जो सिक यूनिट्स हैं स्पेशली उनसे रिलेटेड जो डिसीशंस हैं वो कम्प्लीटली किसको हैंड ओवर किए जाते हैं? टू अ बिफर, यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि हम उनको रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लाएं। तो क्या बदलाव करें? क्या उनका टेक्नोलॉजी बदले, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बदले, या उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बदले, पैकेजिंग में वीकनेसेस है, एडवर्टाइजिंग में कमी है। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों ये जो यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर नॉट ग्रोइंग वेल, सिक हो रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड जो डिसीशंस हैं कंप्लीटली हैंड ओवर कर दिए इसको। तो देखो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी होने लगी। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन के लिए एक और स्टेप लिया गया कि सपोज़ अगर ये सिक यूनिट है भी, हमें पता चला कि सपोज सम टेक्नोलॉजी है, दे आर यूजिंग द ओल्डर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उनकी अच्छी नहीं है, उनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, अगर हमें पता चला जिसकी वजह से दे आर नॉट अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट न्यू स्टेप्स कैन बी टेकन? हम कौन से इंडस्ट्रीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं, या कितना पार्टनरशिप हम प्राइवेट सेक्टर को ऑफर कर सकते हैं? ऑल दीज डिसीजन regarding that sick units will be given to BIFR, यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर बच्चों? आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, यू शुड हैव नॉलेज। हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते करते हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपको लिखना थोड़ा ही है क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट है, और इस शॉर्ट नोट में हमें 4 पॉइंट्स को, 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, तो बस वो नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, कि क्या हुआ था बदलाव 1991 में। ओके, ये हमारे इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। चलो नेक्स्ट फोर्थ है नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, NRB। ये नेशनल रिन्यूअल बोर्ड जो है ये भी 1991 में स्टार्ट किया गया।
ना इसका मेन जो रिन्यूअल बोर्ड का मेन फंक्शन ये था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसको आपने क्लोज कर दिया क्योंकि वो सिक यूनिट्स थे। अब जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्लोज कर देते हैं तो पता है प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है? इट क्रिएट द टू बिग सोशल प्रॉब्लम्स। नंबर 1 पॉवर्टी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आपने वर्कर्स को रिट्रेंच कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया। अब आपने वर्कर्स को निकाल दिया तो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। ओके। नंबर 2, अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी और बढ़ेगा, जिससे हमारा परचेसिंग पावर और घटेगा, तो हमारे सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स वो तो क्रिएट हो गए। तो ये जो नेशनल रिन्यूअल बोर्ड था इसको सेटअप किया गया 1991 में टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दोज सिक यूनिट्स विच आर क्लोज्ड, जो क्लोज्ड हो गए हैं। यानी जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपरली कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि वीआरएस की स्कीम है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स के थ्रू हम उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन दें। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने वर्कर्स को डिस्प्लेस किया, निकाला, आप उन्हें या तो ट्रेनिंग दो ताकि उन्हें किसी और वर्किंग एरियाज़ में, किसी और इंडस्ट्री में हम उन्हें एडजस्ट कर पाएँ। तो इस तरह से कुछ बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम लोग वर्कर्स को निकाल दिया, बिजनेस क्लोज हो गए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन नेशनल रिन्यूअल बोर्ड ने उस प्रॉब्लम को बहुत ही समझदारी से, सेंसिबली उन्होंने क्या किया, टोटली हैंडल किया। यानी उन्हें वर्कर्स को प्रॉपरली अच्छी तरह से कॉम्पनसेट करना, या वीआरएस के स्कीम्स के लिए उन्हें कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो डिसाइड करना, ताकि वर्कर्स को कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होने चाहिए। या सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी एज वर्कर्स की कम है, वो काफ़ी आगे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वो ट्रेंड हैं, उन्हें और अगर उन्हें ट्रेनिंग करके, उन्हें अच्छी तरह से स्किल्ड नॉलेज देके उन्हें कहीं और जगह एडजस्टमेंट कर देना। तो इस तरह की नेशनल रिन्यूअल बोर्ड जो है वो स्पेशली लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर ऐसे यूनिट्स बंद हो गए हैं तो उनसे रिलेटेड ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, न पॉवर्टी का, न अनएम्प्लॉयमेंट का, न एग्रीगेट डिमांड कम होने का, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, इट इज़ द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनआरबी यानी नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। तो ये भी सब एफर्ट्स इनकी वजह से होता है, ताकि जो रिट्रेंच्ड वर्कर हैं, जो निकाले गए वर्कर्स हैं, उन्हें प्रॉपरली कॉम्पनसेशन मिले। ओके बच्चों, ताकि उनको फाइनेंशियली लॉस कम से कम। देन है 5th पॉइंट जो है, जो मोस्टली 1991 के बाद किया गया, जो इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही थी, उन इंडस्ट्रीज़ के लिस्ट को 1997 और 1998 में उन्होंने नवरत्न का नाम दिया गया। 9 जो कंपनीज़ थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को 1991 के बाद उन्होंने क्या किया, फुल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी दे दी। ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही थी, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दे दिया, मैनेजरियल ऑटोनॉमी भी दे दिया, इफ़ दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो देखो इस तरह से उनका भी एक इम्पॉर्टेंस बढ़ा। और उन्होंने लिस्ट भी दिया। अब लिस्ट में ज़रूरी नहीं है आप फुल फॉर्म याद करो, आप शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हो। वो कौन से नवरत्न थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? पहला था आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। नंबर 2 ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नंबर 3 HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नंबर 4 BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नंबर 5 IPCL यानी इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नंबर 6 VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। देन BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। देन 8th था सेल अथॉरिटीज़ यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
नाइन्थ था एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इनको भारत के नवरत्न की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया। इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में नवरत्न जो है, जैसे अकबर के दरबार में आपने देखा था नवरत्न थे, वैसे ही नवरत्न के फॉर्म में 9 इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज़ को किया गया। और बाद में थोड़ा जैसे चेंज हुआ, अगर हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त बदला, तो इन 2002 में हमने ये थोड़ा बदलाव ये देखा। ये तो नवरत्न का लिस्ट था जो 1997 और 1998 में आया, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको फुल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी, यानी अब आप जैसे चाहो, यू आर द बॉस, जो चाहो आप डिसीजन ले सकते हो, या टोटली इंडिपेंडेंट। आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, आप ग्लोबलाइज करना चाहते हो विद द इंटरनेशनल इकोनॉमी, तो भी कर सकते हो। फुल ऑटोनॉमी इज यूअर्स, यानी फुल फ्रीडम उनको दिया गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ इनमें काफ़ी बदलाव भी आया, यानी कुछ मिनी रत्न करके माना गया, कुछ महारत्न करके माना गया। यानी जब हम मिनी रत्न की बात करते हैं, खास करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो बच्चों इसमें क्या किया गया, कुछ मिनी रत्न करके लिया गया। अब मिनी रत्न की कैटेगरी में क्या था, कैटेगरीज 2 मानी गई, एक कैटेगरी 1 और दूसरी कैटेगरी 2। जब हम मिनी रत्न की बात करते हैं तो खास करके 2002 में इस तरह की कैटेगरी फर्स्ट में उन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो परफॉर्म कर रही हैं बहुत अच्छा, एंड दे मेड अ प्रॉफिट फॉर 3 years कंटिन्यूसली, फॉर द 3 years, वो कंटिन्यूसली 3 years के लिए प्रॉफिट अर्न कर रही है। और उसमें भी उनका प्रॉफिट बिफोर पेइंग टैक्स, यानी टैक्स भरने से पहले, किसी भी 3 साल से पहले अगर उन्होंने किसी एक साल में 30 करोड़ या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, 30 करोड़ या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे मिनी रत्न, एक छोटा रत्न, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी इस तरह से उन्होंने उन सब कंपनीज़ को भी काफ़ी अच्छे मैनेजरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट किया। देखो जैसे जैसे टाइम बदला, हर एक इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने फाइनेंशियली और मैनेजरियल सपोर्ट दिया ताकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो पहला मिनी रत्न का कैटेगरी ये था। अच्छा, दूसरा भी उन्होंने कैटेगरी बाद में थोड़ा चेंज किया। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने मिनी रत्न को किस तरह से दिखाया कि सपोज़ कंपनीज़ हैं कंटिन्यूस 3 years प्रॉफिट अर्न कर रही है, नॉट नेसेसरी कि 30 करोड़ से ऊपर, भले 30 करोड़ से कम हो चलेगा, कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो सेकेंड ईयर की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पॉजिटिव नेट वर्थ है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो है ना, अर्न तो कर रही है ना, लॉसेस में तो नहीं जा रही है, यानी हमारी जो असेट्स हैं, कैपिटल असेट्स हैं, वो बढ़ रहा है, क्योंकि उसका नेट वर्थ जो है, नेट असेट वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। तो कंटिन्यूस 3 years से जब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो उसे हम सेकेंड कैटेगरी के मिनी रत्ना में डालते हैं। फर्स्ट कैटेगरी थोड़ा टॉप मोस्ट है, जिसमें कंटिन्यूस 3 years के लिए एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, और उसमें अगर किसी एक साल में कंटिन्यूस 3 year प्रॉफिट है, समझो एक साल था 10 करोड़, दूसरे था 20 करोड़, तीसरे साल था 30 करोड़, या हो सकता है उससे ज़्यादा 31 करोड़, 32 करोड़ ऐसा प्रॉफिट हुआ। हमने 30 करोड़ तो टच किया ना बच्चों, यानी वी आर मिनी रत्न की कैटेगरी में नंबर 1। टैक्स भरने से पहले हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो उसमें काफ़ी मैनेजरियल सपोर्ट मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, तो ये सपोर्ट जो है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। अच्छा, फिर 2009 में हमने एक और भी देखा, क्योंकि स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में था, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, CPSEs। क्या कहते हैं हम लोग? CPSEs, यानी सेंट्रली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और उनका भी जो इन्वॉल्वमेंट था हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा था। दे वर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ख़ास करके ऐसे दिग्गज जो जेंट बिग इंडस्ट्रीज थी,
दे वर टोटली इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई थी। तो कुछ ऐसे भी इंटरप्राइजेस थे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, और स्पेशली इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जिसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो ऐसे एट प्रेजेंट अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास तो कम से कम 10 जो हैं बड़े बड़े महारत्नास हैं, यानी बड़े बड़े रत्नास हैं। अब इसमें भी एनटीपीसी आता है, सेल अथॉरिटीज़ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ओएनजीसी है बहुत अच्छा करता है, बीएचईएल बेल जिसे हम कहते हैं वो भी बराबर अच्छी तरह से हमारे पास परफॉर्म करता है, दिस इज़ आल्सो महारत्ना। आईओसीएल ये भी हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी अच्छा परफॉर्म करता है, एचपीसीएल है वो अच्छा परफॉर्म करता है, सीआईएल जिसे हम कहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, गेल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बीपीसीएल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, या ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे बड़े महारत्नास हैं। तो ये बड़े महारत्नास जो हैं ये मोस्टली एमएनसीज की तरह परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे महारत्नास भी, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं जाना है, हम एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में कर रहे हैं बच्चों, दैट इज़ अ प्राइवेटाइजेशन। पहले आप लिखो प्राइवेटाइजेशन क्या है। बहुत सिंपल, प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर और इंक्रीज द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल। अच्छा, मीनिंग लिखो। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। डन। देन मेजर्स कौन कौन से लिए? पहला डिसइन्वेस्टमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्राइवेटाइजेशन में, दैट मीन्स इट इज़ अ एक्ट of selling the shares of sick public sector units to the private sector, जिसमें एग्जाम्पल लिया हमने मारुति, आईटीडीसी होटल्स या आईपीसीएल या वीएसएनएल, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया, यानी प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया। देन डी रिजर्वेशन, यानी पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल धीरे धीरे कम किया। जो इंडस्ट्रीज उसने अपने लिए रिजर्व करके रखी थी ड्यूरिंग द 1957 में 17 इंडस्ट्री, 1991 में उन्होंने अपने पास सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ को रखा एंड एक्सेप्ट 8 बाकी इंडस्ट्रीज़ को डी रिजर्व कर दिए। और एट प्रेजेंट तो हमारे पास सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है आपका रेलवे, दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। थर्ड उन्होंने किया बिफर, यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो हमारे सिक यूनिट्स हैं उन्हें कैसे अपग्रेड करें, उसे कैसे इम्प्रूव करें, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे उस सिक यूनिट को प्रॉफिटेबल यूनिट बने, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, सब डिसीजन लेने का हक किसको है? बिफर को है। और दैन एनआरबी यानी नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, अगर सपोज अनफॉर्चुनेटली कोई सिक यूनिट पब्लिक सेक्टर का शट डाउन हो जाता है तो उनके वर्कर जो डिस्प्लेस किए गए, जो निकाले गए, उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट करना ताकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं हो, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआरबी की रहती। देन नवरत्ना का स्टेटस उनको दिया गया कुछ इंडस्ट्रीज़ को विच हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और 97-98 में वो लिस्ट निकाली गई नवरत्न की, और वो 9 रत्न थे आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईपीसीएल, वीएसएनएल, बीएचईएल, सेल अथॉरिटीज़ एंड एनटीपीसी। तो ये हमारे देश के नवरत्न थे। इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी हमारे जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर के अंदर ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इनको 2 कैटेगरी में रखा गया। ऑन वन साइड मिनी रत्न, अदर साइड महारत्न। मिनी रत्न जो थे वो कितना कंटिन्यूस 3 इयर्स तक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनको 2 कैटेगरी में रखा गया। नंबर 1 कि वो 3 इयर्स तक तो प्रॉफिट अर्न ही कर रहे हैं, लेकिन किसी एक साल में भी उनका प्रॉफिट 30 करोड़ से ज़्यादा है बिफोर पेइंग टैक्स, प्री टैक्स। हाँ, ध्यान देना बच्चों, टैक्स भरने से पहले उनका 30 इयर्स का मिनिमम प्रॉफिट हमें चाहिए।
तो दे आर मिनी रत्न। और अगर दूसरी कैटेगरी देखते हैं तो नॉर्मल 3 इयर्स तक वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उनका प्लस उसके साथ हमेशा पॉजिटिव नेट असेट वैल्यू है, नेट वर्थ वैल्यू है, तो दे आर ग्रोइंग वेल, तो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ मिनी रत्न। उनको भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ का मिलना, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलना, ये दी जाती है। और महारत्ना, ये तो आपको मालूम ही है, महारत्ना में जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं यानी CPSEs जो हैं, इनको 2009 से हमने देखा कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं दे हैव इंटीग्रेटेड एट द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। और ऐसे जब इंडस्ट्रीज़ बनती है तो क्या बन जाती है, बड़े रत्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, महारत्न। तो इस तरह से हमारे देश में बदलाव हमने देखा आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इन द सेकेंड पिलर लेवल, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। जनरली ये क्वेश्चन आप बच्चों आपको आता है 4 मार्क्स के लिए और इसमें हमने लिखा ये 5 पॉइंट्स। ओके, अब इसमें हमने इतनी लिस्ट लिखी है, डरना मत। आप इसमें से कुछ भी एग्जाम्पल्स 4-5 आपने लिखा, एक्सेट्रा लिख देना तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके सब याद हो। ओके, बस इसके लिए कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस समझ लिया, बस उसमें से आप एग्जाम्पल्स जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए आप इसमें लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो जिस तरह से हमने ये शॉर्ट नोट जो है वो हमने एक्सप्लेन किया, आई होप सो आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया। सो जिस तरह से हमने डिस्कस किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.